मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी कर। दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। मैं आप सभी का अकाउंट्स का टीचर हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए फास्टैग बैच लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों के पास समय की बहुत कमी है दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी मंथ में होने हैं, और जिसका डर आपको सता रहा होगा। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सभी आपके साथ हैं। आप मेरे साथ वादा करिए, कि आप मेरे साथ दृढ़ निश्चय करिए कि आप सभी लोग क्लास में बताई हुई चीज़ें प्रॉपरली देखेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे उसको नोट्स करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर्स के एंड में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराएंगे, जिसको आपको करना है। उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना है। दोस्तों, फास्ट ट्रैक बैच की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। फॉर एग्जांपल बीएसटी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इसमें सारे कवर किए जाएंगे। और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कम चीज़ों को, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक्स हमारे लिए रिलेवेंट हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। दोस्तों, सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं अपने चैप्टर्स के बारे में, कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। सबसे पहले बात करें तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसकी बात करें तो दोस्तों, इसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, रिटायरमेंट और डेट ऑफ ए पार्टनर है, रियल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। इसका टोटल वेटेज जो है, आउट ऑफ 80, इसका टोटल वेटेज है 36 मार्क्स। इसका मतलब लगभग 45% वेटेज आपके एग्जाम में आपके पार्टनरशिप चैप्टर से होने वाला है। इसके साथ साथ बात करें तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की बात करें तो उसका वेटेज 24 मार्क्स का है। उसके अलावा बाकी दो चैप्टर्स हमारे बचते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। उन दोनों का बात किया जाए तो 12 मार्क्स के आपके अकाउंटिंग रेशियोज होंगे, और साथ ही साथ 8 मार्क्स के आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट होंगे। दोस्तों, बात करें टोटल ओवरऑल वेटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। दोस्तों, एक बात और जरूरी जो है, ये कि आपको इसके साथ साथ एमसीक्यू को प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि एमसीक्यू का भी वेटेज 25% है। इट मीन्स आउट ऑफ 80 आपके 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप, डिफिनीशन क्या होता है पार्टनरशिप का। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों, आपको एक्ट को भी ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में सीधे एमसीक्यू में क्वेश्चंस एक्ट से भी पूछ लिए जाते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर गवर्न करता है, 1932, और इसको डिफिनीशन कौन देता है, डिफाइन कौन करता है, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। आइए देखते हैं क्या डिफाइन किया गया है इसमें। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। दोस्तों, पार्टनरशिप का नाम तो आपने सुना ही होगा। जितने भी हमारे क्रिकेट प्रेमी होंगे उन्होंने तो जरूर ही सुना होगा। सुनने में आता होगा आपको कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अच्छी साझेदारी हुई।
वही साझेदारी की बात यहाँ भी कही गई है, लेकिन यहाँ बिजनेस के टर्म से बात किया गया है। और इसका डिफिनीशन जो है ये डिफाइन करता है कि ये पर्सन्स होने चाहिए। यहाँ पर्सन्स का मतलब क्या है, मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे या तो सभी लोग या तो कोई एक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। इसके बाद बात करते हैं इसका फीचर्स का। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। इसमें मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए, तो आपके मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। बात करें मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है ये कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो 50 दिया गया है, इसको कौन डिफाइन, कहां डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और, एज पर बैंकिंग बिजनेस के कॉन्स्ट्रक्ट में बात करें तो बैंकिंग के केस में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हो सकते हैं वो 100 हो सकते हैं। पहले कितना था, पहले एज पर कंपनीज एक्ट 1956 में 10 to 20 दिया गया था, लेकिन आप उसको अपडेट कर लीजिए, अब 100 हो चुका है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या हो सकता है, या तो आइदर रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, यानी लिखित में भी हो सकता है, ओरल, दोनों वैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस मीन्स बिजनेस जो होना चाहिए पार्टनरशिप बीच में वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस इन सर्टेन रेशियो। इसका मतलब क्या है, सर्टेन रेशियो का यहां मतलब है कि जो डिफाइन किया गया होगा पार्टनरशिप डीड में, अगर कुछ नहीं दिया गया होगा तो वहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पार्टनर्स हैव अथॉरिटीज टू इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है कि पार्टनर्स के पास अथॉरिटीज है दैट गवर्न पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, मींस उनके पर्सनल एसेट को भी बेचे जा सकते हैं फर्म की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन दिए होंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। नेक्स्ट क्या है, इट जनरली कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें क्या क्या दिया गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल की मतलब पार्टनर्स कितने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद रेशियो इन विच द प्रॉफिट्स, किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों क्या क्या प्रोविजंस होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो। पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो अमाउंट पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो चार्ज किया जाता है पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे। ये जो होता है ये फर्म के लिए इनकम माना जाता है।
No interest to be charged on the drawings made by partners if there is no mention in the deed. यानी पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है किसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स इट इज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन फ्रॉम फर्म्स वर्क। नो पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो पार्टनर्स है ए और बी, दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में और वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, सारा वर्क देखते हैं, लेकिन वो सैलरी की डिमांड करते हैं। सैलरी उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कब, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा उनके रेम्यूनरेशन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है कि इफ एनी पार्टनर्स हैड एडवांस सम मनी टू द फर्म बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेसेस, he shall entitled to get an interest on the amount at the rate 6% per annum। इसका मतलब दोस्तों कि अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उसके इंटरेस्ट के बारे में, तब भी हम क्या देंगे, उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट पेड करना कंपलसरी है। और इसको किस में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, क्या होता है देखते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप in India came into existence with the enactment of Limited Liability Partnership Act 2008। Most important, Limited Liability Partnership Act कब आया, 2008 में, which lay down the law for the format and regulation of Limited Liability Partnership। दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग दोनों के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सबसे पहले क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। एक कॉर्पोरेट बॉडी की तहत ये फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट है इट इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप के केस में क्या होता था कि अगर कोई लायबिलिटी फर्म की है, वो फर्म के द्वारा पे ऑफ नहीं की जा रही है, तो क्या करते थे, पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके उन लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में क्या होगा कि ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मींस पार्टनर्स नहीं, ये फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लायबिलिटीज का पे ऑफ करे। एलएलपी सेल है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब किसी आने के आ जाने से बिजनेस रन रुकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ABC तीनों पार्टनर हैं, तीनों बिजनेस रन कर रहे हैं। मान लीजिए C किसी कारणवश कहीं उसको जाना पड़ गया, तो A B बिजनेस को रन करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने बिजनेस बंद करके बैठ जाए, नहीं भैया बिजनेस अब नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ LLB शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें कोई भी बदलाव अगर हम करते हैं पार्टनरशिप डीड के तहत, तो LLP के अंदर कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, जो कि पार्टनरशिप के केस में हो सकता था। ये किसके द्वारा गवर्न होता है, क्योंकि ये
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के तहत गवर्न होता है। आइए देखते हैं कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस में। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है गवर्न होता है 1932 के तहत। लिमिटेड लायबिलिटी जो होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत गवर्न होता है। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है क्रिएशन। पार्टनरशिप फर्म का क्रिएशन कैसे होता है, बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये एलएलपी के तहत इसका क्रिएशन होता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके तहत इसका क्रिएशन होता है। लीगल स्टेटस की बात करें तो पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज फर्म, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। पार्टनर्स को कलेक्टिवली ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं, लेकिन एलएलपी हैज ए सेपरेट लीगल स्टेटस अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स। फॉर इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जो पार्टनर्स है फर्म के और एलएलपी दोनों सेपरेट ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेशन। फर्म वुड सीज टू एग्जिस्ट ऑन चेंज इन पार्टनरशिप अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड एग्रीमेंट। फर्म क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी किस पे, अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंज भी होगा तब भी एग्जिस्ट करती रहेगी। जो पार्टनरशिप डीड में हमने बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उसके हिसाब से ये गवर्न किया जाएगा। जबकि एलएलपी क्या है, वुड नॉट बी अफेक्टेड चेंज इन द पार्टनरशिप। उसमें अगर कोई बदलाव होता है एलएलपी में तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्न किया जाता है स्पेशल एक्ट एलएलपी एक्ट 2008 के तहत। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब हमने अभी बताया कि पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट्स को बेच करके फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती है। इसमें क्या है, लिमिटेड है, फर्म के पास जितना पैसा रहता है उसी में एडजस्ट करके पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है माइनर्स पोजीशन। सबसे पहले माइनर्स होते क्या है, माइनर्स वो होते हैं जिनकी एज लेस देन 18 ईयर्स। बात करें पार्टनरशिप फर्म के केस में तो माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। अगर उसमें से कोई एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो माइनर्स को एडमिट नहीं किया जाएगा। लॉ साइलेंट ऑन पोजीशन ऑफ माइनर्स मींस एलएलपी एक्ट 2008 के तहत माइनर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लॉ क्या है, साइलेंट है, मींस माइनर्स को एडमिट नहीं किया जा सकता। अब अगला बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इसमें दो मेथड है, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो प्रीपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, व्हाइल इन फ्लक्चुएशन मेथड ओनली वन अकाउंट is prepared, that is partners capital account। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के तहत हम लोग दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट। मींस इसमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इसमें एक। अब आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस किस लिए हम लोग बनाते हैं, टू नो नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं जो अलाउंसेस होते हैं पार्टनर्स के, रिजर्व्स, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ये सारी चीजें हम लोग किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फाइनली हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके पहले आपने 11th में पढ़ा होगा कि हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के केस में। लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, और पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ सेपरेट बनाया जा रहा है।
जो कि सोल प्रोप्राइटर के केस में हम लोग देखते थे कि बैलेंस शीट में ही हम लोग शो ऑफ करते थे उसको। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अब इसमें क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने अभी बताया कि दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। पहला फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए कि इसमें इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये क्या है कि जब तक कि पार्टनर्स कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाएंगे या निकालेंगे नहीं, तब तक जो पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्या है कि ऑल द एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एक्सेट्रा आर शोन इन अ सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम लोग क्या उसका फिक्स्ड कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो पार्टनर्स के अलाउंसेस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, सारी चीजें हम लोग किस में दिखाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस व्हाइल पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है वो नॉर्मली हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, ना तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन किसमें किए जाते हैं, करंट अकाउंट में। सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सारी चीजें किसमें शो करते हैं, करंट में, जिसके कारण इसका डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसका मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग केवल एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को दिखाया जाएगा। ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनर्स, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी में सारे एडजस्टमेंट को शो करते हैं। इसका इट में है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इसका दोनों बैलेंस होता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट। इन केस ऑफ मोर लॉसेस हो सकता है इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या क्या अंतर है। नंबर ऑफ अकाउंट, इसमें क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करते हैं, केवल एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉन मी रिमेन अनचेंज। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर का कैपिटल होता है तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि पार्टनर्स कोई एडिशनल कैपिटल लाते हैं या विड्रॉ करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होता है कि हमेशा चेंज होता है पीरियड टू पीरियड, क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसी में शो किए जाते हैं। तीसरा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में क्या है, कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। इसका नॉर्मली क्या होता है, फिक्स्ड अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इसका बैलेंस हमेशा नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, बट करंट अकाउंट के केस में इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। कैपिटल अकाउंट जनरली शोज ए क्रेडिट बैलेंस। इस फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, नॉर्मली कैपिटल क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और कभी कभी ये डेबिट बैलेंस भी शो अप करता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो सारे एडजस्टमेंट जो होंगे एक्सेप्ट फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट वो किसमें शो किए जाएंगे, करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा कि ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में शो किए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। The profit and loss appropriation account is a financial statement that is used to show how the net profit or loss of a business is distributed. इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट और लॉस आया फर्म में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और यूटिलाइज उसका कैसे किया जाएगा। इट इज मेनली यूज्ड इन पार्टनरशिप एंड कंपनीज टू एलोकेट प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स,
और शेयर होल्डर्स, और डिसाइड ऑन रिजर्व्स एंड शो रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें उसके साथ साथ और क्या क्या दिखाए जाते हैं, रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग को भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसके पहले हम लोग क्या करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही बनाते थे, उसमें क्या करते थे नेट प्रॉफिट जानते थे। लेकिन यहाँ पर वो नेट प्रॉफिट क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसमें सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं पार्टनर्स के बीच का वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में ह्यूज डिफरेंस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम लोग है वो आइटम्स जो दिखाते हैं वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो दिखाते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि फर्म को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट उनको पे करना ही करना है। अप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है कि उनके पास जब तक एनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा तब तक अलाउंस वगैरह पे नहीं किए जाएंगे, उनको अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की फॉर्मेट के बारे में। इसका फॉर्मेट सबसे पहले बनाते हैं फॉर इंडेड ईयर, मान लेते हैं 31 मार्च 2024। फॉर्मेट को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट जरूर लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। यहाँ क्या लिखना है, पार्टिकुलर्स। यहाँ क्या रहेगा, अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होता है वहां का नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया है। मान लेते हैं ये 1 लाख है। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स के जो अलाउंसेस है हम उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा क्या है, सैलरी टू पार्टनर्स। उसके अलावा क्या है, कमीशन। रिजर्व्स वगैरह हो गए। उसके बाद क्या किया जाता है, मान लीजिए कुछ अमाउंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 10,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमने कितना दिया, 10,000। सैलरी कितना दिया पार्टनर्स को, 20,000। कमीशन उनको कितना मिला, 5,000। रिजर्व्स में मान लेते हैं हमने 20,000 ट्रांसफर कर दिए। अब बचा कितना, 55। मतलब हमारे पास जो बैलेंस है 45,000, 45,000 क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड अपना रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। अब जनरल एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में जनरल एंट्रीज भी इससे रिलेटेड आते हैं। तो जनरल एंट्रीज का सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट, फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीस, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। अब मान लीजिए कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री हम लोग करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 30,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं? और एक चीज और, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर्स के लिए तो ये इनकम होता है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस माना जाता है। और ये पार्टनर्स को कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर्स को कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। इससे पहले कि एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक आपने पढ़ा होगा पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। नेक्स्ट क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अकाउंट्स में 5 चीजें हैं। क्या क्या हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, उसके बाद LIC। LIC का मतलब यहाँ क्या है? लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। वो हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा है, लेकिन ये क्या है? मॉडर्न मेथड है। इसमें बस कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एसेट्स हमारे जब भी बढ़ेंगे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये जब भी बढ़ेंगे हम क्या करेंगे? डेबिट। घटेंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ये तीनों जब भी हमारे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये घटेंगे तो डेबिट। ठीक, इन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो ट्रेडिशनल मेथड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो सारी चीजें आपकी आसान बन जाएंगी। हर जनरल एंट्रीज में इन्हीं 5 में से कोई ना कोई अफेक्ट होता है। हाँ, तो हम जनरल एंट्रीज की बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट जब अलाउ करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल, तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक्सपेंस।
एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है तो हमने क्या कर दिया है, डेबिट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनके कैपिटल को बढ़ा रहा है, तो कैपिटल को बढ़ा रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ क्या कर दिया है, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं कि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या किया, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक। और क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं, अगर मान लीजिए पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा था, पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। कमीशन के केस में भी वही होगा, ड्राइंग के केस में डिफरेंट एंट्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल से चार्ज किया जाता है। और ड्राइंग्स क्या होता है, जो पार्टनर्स अपने कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पे जो चार्ज काटा जाता है पार्टनर से उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है और पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, यही करते हैं इसकी एंट्री। कहां से चार्ज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लेते हैं 30,000 अमाउंट इसके भी केस में है। फिर क्या करते हैं, इस एंट्री को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप लोग जरूर याद कर रखें, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। ये शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हो जाती हैं। आप लोग ट्रेडिशनल से मॉडर्न अप्रोच पे जरूर शिफ्ट होइए। अब बात करते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर, सॉरी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम इसको बता देते हैं ब्रीफली कि मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर हैं जो बिजनेस को रन कर रहे हैं और वो 1-1 लाख रुपए अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में और उनका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, वो अच्छे तरीके से रन कर पा रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि मुझे और कैपिटल की ज़रूरत है जिससे हमारे बिजनेस का ग्रो और अच्छा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, सॉरी ए बी पार्टनर थे और सी जो है बी का मित्र है। तो इन्होंने क्या प्लान किया कि सी आप हमारे यहाँ पार्टनर बन जाएं, उनको कैपिटल की ज़रूरत थी। तो सी ने कहा भैया पार्टनर्स तो हम बन जाएंगे लेकिन हमारा फ़ायदा क्या है। तो उनको बी ने क्या किया कि गारंटी दे दिया कि आप बिजनेस में हमारे पार्टनर बन जाइए, अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करिए, फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा लेकिन तब भी आपको कम से कम कुछ अमाउंट, मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000 जो भी हो सकता है,
वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि उतना प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। ये किसने गारंटी दिया? बी ने। इन केस अगर प्रॉफिट में कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होंगे? बी। बी को अपने शेयरिंग से सी को प्रॉफिट देना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। समटाइम पार्टनर्स इज गारंटीड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि अभी हमने बात किया इसके बारे में कि गारंटी क्या होता है, कोई एक पार्टनर दे सकता है या सभी लोग मिलके किसी एक पार्टनर्स को गारंटी दे सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है? A, B, C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit in a year. Any deficiency arising on that account shall be met by B. The profit for the year 31st March 2022 is rupees 40,000. Prepare profit and loss appropriation account. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि तीन ए बी सी पार्टनर्स फॉर्म में दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। सी को गारंटी दिया गया कितने का? कि कम से कम आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, और कोई भी अगर कमी उनके प्रॉफिट में होती है, यानी 10,000 से कम अगर उनका प्रॉफिट आता है, तो डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा? बी। बी को अपने प्रॉफिट शेयर से सी को पेमेंट करना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट कितना है? 40,000। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। कितना है? 40,000 बाई प्रॉफिट 40,000। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि ए, बी और सी। सबसे पहले डिवाइड करते हैं 40,000 को 5 से। ए का शेयर कितना आ जाएगा? 16,000। सेम बी का है तो इसका भी 16,000 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 8,000। अब यहां आप लोग देख सकते हैं कि सी को गारंटी कितने का दिया गया है? 10,000 का। किसके द्वारा? बी के द्वारा। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है? 8,000। तो इसको बियर कौन करेगा? बी। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक, ए का प्रॉफिट कितना है? 16,000। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बी को पूरा प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सी को गारंटी दिया हुआ था कि आपको कम से कम 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। उसको बियर कौन करेंगे? बी। इनका प्रॉफिट कितना है? 16,000। कितना इनके
प्रॉफिट से चार्ज किया जाएगा जितना यहाँ पे शॉर्टफॉल है, 2000 यहाँ से चार्ज किया गया, इनका प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा 14,000। और सी का प्रॉफिट कितना होगा 8,000 यहाँ पे प्लस बी से इनको 2,000 मिलेगा, तो टोटल इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,000। अब हुआ हिसाब बराबर, सी का पूरा 10,000 प्रॉफिट मिल गया है। अब क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। टोटल 40,000 और इधर भी 40,000। होपफुली दोस्तों आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। मान लीजिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें पता चलता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कैपिटल पे, वो भूल गए, ड्राइंग्स चार्ज करना था वो भूल गए, कमीशन देना था वो भूल गए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट इंट्रीज करनी पड़ती हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, ये हमने बता दिया है। और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। मान लीजिए पिछले 2 साल से कुछ सर्टेन रेशियोज में हम प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जितने में होना चाहिए था उतने में उनका प्रॉफिट शेयरिंग हुआ नहीं है, तो वो भी इफेक्ट जो होगा उसके लिए भी पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सैलरी और कमीशन भी जो है पार्टनर्स अगर भूल गए हैं पार्टनर्स को देना, तो वो भी करना पड़ता है इसमें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आइए देखते हैं। These errors or omissions may be rectified in 2 ways। कौन 2 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक कर सकते हैं। पहला क्या है, बाई पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विथ नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स एंड ओमिशंस। क्या करेंगे कि एक सिंगल एंट्री से सारे इफेक्ट को हम लोग खत्म कर देंगे। दूसरा क्या है कि बाई पासिंग ए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईज एरर एंड ओमिशन। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या करेंगे कि जो अलाउंसेस वगैरह नहीं मिले उनको सारे चीज को एडजस्ट करके क्या करेंगे, उनके कैपिटल्स के जरिए पार्टनर्स के जो कैपिटल्स हैं उनसे एडजस्ट कर देंगे एक सिंगल जनरल एंट्री पास करके। लेकिन दूसरे केस में क्या बताया गया है कि सेपरेट एडजस्टमेंट इंट्रीज करेंगे, यानी फिर से उनके अकाउंट्स बनाए जाएंगे, उसमें सैलरी वगैरह जो भी अलाउंसेस है उनको अलग से दिखाया जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड अपने पास कौन सा है कि सिंगल एंट्री पास करके बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छेड़छाड़ किए हम उसको ठीक कर पाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। इक्वल पार्टनर्स का क्या मतलब है कि इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो इक्वल होगा। Their capitals on 1st April 2018 were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. After closing accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that according to partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profits. It was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of next year rather than to alter the balance sheet. Pass the necessary journal entry assuming that capitals are not fixed. Not fixed का मतलब क्या है कि फिक्स्ड के केस में ये सारे एडजस्टमेंट्स को हम क्या करते, करेंट अकाउंट में एडजस्ट करते, लेकिन यहाँ नॉट फिक्स्ड है तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग होगा, एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बना होगा पार्टनर्स का। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें हुआ क्या है कि पार्टनरशिप डीड के तहत पार्टनर्स के कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन क्या किया गया उसको भूल गया। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एडजस्टमेंट। तो क्या किया गया कि
एग्री किया गया कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसको एडजस्ट किया गया बिना बैलेंस शीट से साथ छेड़छाड़ किए। तो आइए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल एक बना लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाएंगे। यहाँ जो भी पार्टिकुलर्स लिखेंगे। ए बी सी हैं, ए बी सी। ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसमें दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो 10% चार्ज करना है। ए पे कितना आएगा, 50,000 का 10% आप लोग निकालेंगे तो 5,000 आएगा। कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 10/100। जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा, यहाँ जीरो से जीरो काटेंगे, कितना आया 5,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 5,000। बी का कितना आएगा, इसी तरह से उसका भी कर लेंगे 3,000। सी का कितना है, सॉरी एक कॉलम और हमें बनाना पड़ेगा। सी और डी। सी का अमाउंट कितना दिया हुआ है 25,000, उसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 2,500। डी का निकालेंगे 15,000 का कितना आएगा 1,500। अब क्या करेंगे कि इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इफेक्ट को। फॉर एग्जांपल इसका अमाउंट टोटल करेंगे 5,000, 3,000, 2,500, 1,500। कितना आ गया 12,000। अब 12,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ये प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। प्रॉफिट और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करते वक्त कितना अमाउंट है 12,000। इनके बीच शेयरिंग जो होगा इक्वल होगा। इक्वल मींस 12,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा 3,000। 3,000 प्रॉफिट इधर 3,000, 3,000। देखिए ये क्या माना जाएगा, ये लॉस माने जाएंगे। इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए क्या होते हैं, इनका इनकम माना जाता है। तो इनको कितना मिला है, ए को 5,000, एडजस्टमेंट में कितना आया है 3,000। इसका मतलब इनका 2,000 प्लस में है। तो बढ़ता तो कैपिटल को क्या करते हैं क्रेडिट। बी का निकालते हैं, इनका इफेक्ट क्या आएगा 0। इनका इफेक्ट सी का इफेक्ट निकालेंगे तो -500 आएगा। इसका निकालेंगे तो डी का -1,500। ठीक। अब
कैपिटल घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और आप लोग समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड दिखाएंगे। डेबिट साइड दिखाएंगे तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये कहीं ना कहीं फर्म के लिए लॉस माना जाता है। लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होता है, प्रॉफिट, तो इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस इधर लिख दिया है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है पार्टनर्स को। ये होगा नेट इफेक्ट। ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलना था 5000, बी को 3000, सी को 2500, डी को 1500। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल अमाउंट को कैलकुलेट किया, कितना आया 12000। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, टोटल 12000 है, जो कि इक्वल है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हमने सभी के बीच में डिवाइड कर दिया, 3000 3000 3000 3000। अब हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट दोनों का डिफरेंस हमने देखा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ज़्यादा था, उसमें से इसका इफेक्ट घटा रहे हैं तो 3000, यानी इसका अभी भी प्लस में 2000 है। बी के केस में जीरो आ गया। सी के केस में इंटरेस्ट जो मिला उनको 2500 का, लेकिन जो लॉस हुआ है वो 3000 का, तो यहाँ पे डेबिट किए हैं। सेम इसी प्रकार से डी के साथ हुआ है। तो हम लोग अब एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 500 1500 2000। एक सिंगल एंट्री से ये सारा इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट होंगे दोनों, क्यों, क्योंकि उनका बैलेंस माइनस में आ रहा था, 500 1500। अब क्रेडिट कौन हो रहा है, ए टू एज कैपिटल अकाउंट 2000। आप देख सकते हैं कि दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। डेबिट अमाउंट कितना हो गया 1500 500, और एज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से, 2000 से। तो दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया। होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक इसी प्रकार अगर कमीशन भी रहता है या सैलरी रहता तो इसी प्रकार से उसका भी ट्रीटमेंट करते। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने अभी बात किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इनकम माना जाता है। तो आइए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड टू अमंग पार्टनर्स। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट, इट शुड बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितने समय के लिए दिया जाएगा, जितने समय के लिए पार्टनर्स कैपिटल को लगाएंगे, उतने समय के लिए इनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दियर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन अप्रैल 1 2015 4 lakh and 3 lakh respectively. On August 1 2015 they introduced further capital of 50 lakh and 50,000 and 40,000 respectively. B withdrew 15,000 from his capital on March 1 2016. Interest is allowed at the rate 6% per annum on capitals. Compute the interest on capital for the year ending March 31 2016. इसमें क्या करना है कि हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल पे।
इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या, ध्यान में रखना है हमारे हमको कि 1 अगस्त को एडिशनल कैपिटल लगवाया गया है किससे, ए और बी से, 50,000 और 40,000 का। जबकि बी ने क्या किया है, फिर ड्रू कर लिया है 1 मार्च को। तो आइए देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो इनका कैपिटल ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को इनका कैपिटल कितना है, ए एंड बी। 1 अप्रैल को इनका कैपिटल है 4 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख। ठीक, अब इस पे चार्ज करेंगे कब तक का, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक का हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 अगस्त को वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 अगस्त के पहले तक का इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 4 लाख पे 6% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा 24,000। अब बी का कैलकुलेट करेंगे तो 6%, लेकिन ये कितना, 1 साल का अमाउंट है। हमको ध्यान में रखना है कि अप्रैल से जुलाई तक के अमाउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये कितने महीने का है, 12 महीने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे कि 24,000 इंटू 4/12, इस पे 4 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 8,000। मीन्स इसको 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8,000। बी को कितना मिलेगा 18,000 इंटू 4/12, कितना आ जाएगा 6,000। ठीक, यहां तक को तो कैलकुलेशन हो गया। ए का इंटरेस्ट कितना आया 8,000, बी का 6,000। अब देखते हैं ऑन 1 अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 40,000। पहले कैपिटल ए का कितना था 4 लाख। अब यहां हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 1 अगस्त, 1 अगस्त से फर्दर एडजस्टमेंट 1 मार्च को हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे फरवरी मंथ तक कैलकुलेट कर देंगे। इसका पुराना कैपिटल कितना था 4 लाख। अब इस पे पार्टनर से ए क्या कर रहा है 50,000 एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहा है, मतलब अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 4,50,000। ठीक, 4,50,000 पे कब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगस्त टू फरवरी। अगस्त से फरवरी तक इसका भी सेम इसी प्रकार से करेंगे। 3 लाख इसका पुराना कैपिटल है, अब नया कितना ला रहा है 40,000, तो 3,40,000 हो जाएगा इसका। इस पे क्या करेंगे 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और कितने महीने के लिए 7 मंथ के लिए। 7 मंथ के लिए क्यों, क्योंकि अगस्त से फरवरी मंथ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो
इंटू 7 कर देंगे तो आ जाएगा 15,750। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका 11,900। अब देखते हैं इसका फर्दर एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है कि बी क्या करता है, विड्रू कर लेता है 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016। ठीक, बी क्या करता है कि 15,000 अपने कैपिटल से निकाल लेता है, मतलब 3,40,000 से 15,000 निकाल लेगा, कितना बचा? 3,25,000। अब इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इस पे 1 मंथ का। ठीक, ए में कोई चेंज नहीं है तो इसका क्या करेंगे, सीधे सीधे 1 मंथ का और कैलकुलेट कर लेंगे। 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। ठीक, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2,250। ठीक, उसी प्रकार इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। जीरो जीरो, 2 1 2 2 6 8 2 2 4 2, 1,625। ठीक, अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 8,000, 15,750 और 2050, और उसी प्रकार इसका 6,000, 11,900 एंड 1,625। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 8,000, इसका टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का कितना आ जाएगा, 26,000। इसका कैलकुलेट करेंगे वन 9,525 मीन्स 19,525। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन है। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं डाउट होगा तो कल इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।